गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम हिंदी में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है। एक होता है हमारा भाषा अर्जन और एक होता है हमारा भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन वो होता है कि जहाँ पर बच्चा प्राकृतिक रूप से किसी भाषा को सीखता है। क्या होता है कि जहाँ पर बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखता है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, अपनी जो मातृभाषा है वो अपने परिवार से ही सीखता है, जो उसके परिवार में बोली जाती है। तो वो क्या होता है हमारा भाषा अर्जन। और भाषा अर्जन सरल होता है, स्वाभाविक होता है और क्या होता है, सहज होता है। तो ये था हमारा भाषा अर्जन। अब भाषा यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? भाषा अधिगम की। किसकी बात हो रही है? भाषा अधिगम की। भाषा अधिगम वो होता है कि किसी भाषा को सीखने के लिए क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल जाता है तो भाषा को सीखने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है? संसाधनों की। संसाधन जैसे टीचर, बुक, ये सब क्या होते हैं? सीखने के संसाधन होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? भाषा अधिगम होता है, जो हम स्कूल में सीखते हैं। तो उसी में कह रहा है कि गलतियों के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है कि गलतियां भाषा अधिगम में अवरोध पैदा करती हैं। तो गलतियां भाषा अधिगम में अवरोध नहीं पैदा करती। गलतियां क्या होती हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती हैं। क्या होती हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि अवरोध पैदा करती हैं। हमने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि गलतियां क्या होती हैं, वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती हैं। ऑप्शन बी कहता है कि गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या करती हैं गलतियां? अधिगम में मदद करती हैं ना, हेल्प करती हैं। ऑप्शन सी कहता है कि गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि महत्वपूर्ण हिस्सा है। गलतियां करके ही तो बच्चा सीखता है। तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि गलतियां द्विभाषी भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि गलतियां क्या करती हैं कि द्विभाषा, यानी कि जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई भी दूसरी भाषा को सीखने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो अब इसमें कह रहा था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि गलत ही वो पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है, इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है, इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है? तो राघवी को कहाँ जाना है? जयपुर जाना है और अपना आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन उसको कराना है। इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी यानी कि टाइम टेबल ट्रेन का पढ़ रही है। तो इस पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कहता है कि सरसरी तौर पर पठन। तो सरसरी तौर पर पठन क्या होता है कि जब हम किसी मुख्य बिंदु के विचारों को क्या करते हैं, जल्दी से नज़र डाल लेते हैं, यानी कि कोई मुख्य जो विचार होते हैं जैसे न्यूज़पेपर है उनके क्या करते हैं, हेडलाइन को हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, बस ऊपर ऊपर का बड़ा बड़ा सा जो लिखा होता है, मतलब मुख्य विचार जो उसमें लिखे होते हैं बस। तो ये हमारा सरसरी पठन होता है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सरसरी पठन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को किसी जानकारी के लिए क्या करते हैं, उसके मुख्य विचारों को पढ़ लेते हैं, वो सरसरी पठन होता है। ऑप्शन बी कहता है बारीकी से पठन। तो बारीकी से पठन हमारा क्या होता है कि हम जब किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जब हम किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो पठन करते हैं वो हमारा क्या होता है? बारीकी से पठन। तो जो राघवी है वो क्या कर रही है? जानकारी ही तो कह रही है, वो समय सारणी पढ़ रही है ट्रेन की, भाई कितने बजे ट्रेन जाएगी, कितने बजे मैं ट्रेन में बैठूंगी, और यही से तो उसमें लिखा होता है कि कौन सी ट्रेन है, कितने बजे चलेगी। तो वो क्या कर रही है कि जानकारी ही तो उसमें दिया होता है ना, तो वो पढ़ रही है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रही है? बारीकी से पठन कर रही है।
ऑप्शन सी कहता है गहन पठन। तो गहन पठन हमारा क्या होता है, जब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, क्या होता है, जब हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज को पढ़ते हैं। क्या करते हैं, जब हमें किसी विशिष्ट उद्देश्य की जानकारी के लिए जब हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, वो हमारा क्या होता है, गहन पठन। यानी कि किसी को हम गहराई से पढ़ते हैं और जिसके अर्थ को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से समझते हैं, वो होता है गहन पठन। यहाँ पे क्या कर रहे थे, समय सारणी की बात हो रही थी, वो जानकारी के लिए पढ़ रही थी, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कल मुझे बिहार जाना था पर मेरी फ्लाइट मिस हो गई। यह वाक्य किसका उदाहरण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कल मुझे बिहार जाना था पर मेरी फ्लाइट मिस हो गई। यह वाक्य किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए कहता है कोड मिश्रण। तो कोड मिश्रण हमारा क्या होता है कि जब हम दो भाषाओं का मिश्रण, जहाँ पर दो भाषाओं का मिश्रण हो जाए, जैसे इसमें कह रहा है मतलब एक ही घटना की बात एक ही हो रही है, एक ही घटना की कि मुझे बिहार जाना है पर फ्लाइट मिस हो गई। तो घटना तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना, लेकिन क्या हो रहा है, भाषाओं का मिश्रण हो रहा है, दो भाषाओं का मिश्रण हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कोड मिश्रण कहलाएगा। आगे तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, कोड परिवर्तन। और ऑप्शन बी क्या कहता है कि और एक कोड से दूसरे कोड में जाना, और ऑप्शन सी कहता है कि कोड परिवर्तन। तो ये दोनों क्या है, एक ही है। ऑप्शन बी और सी जो है वो एक ही है कि कोड परिवर्तन ही एक कोड से दूसरे में जाना होता है। तो कोड परिवर्तन क्या होता है, तो कोड परिवर्तन ये होता है कि पहले हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हम उससे इंग्लिश में हिंदी में बात कर रहे हैं, फिर हम दूसरी बात करने लगे तो हम उससे इंग्लिश में बात करने लगे, तो वो क्या होता है, हमारा कोड परिवर्तन होता है कि पहले हिंदी में बोल रहे थे, बात कर रहे थे, फिर क्या करने लगे, इंग्लिश में बोलने लगे। फिर ऑप्शन डी कहता है कि कोड मैट्रिक। तो कोड मैट्रिक क्या होता है कि जैसे कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है, मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, मेरे यहाँ लड़का हुआ है, ये सब क्या है, हमारा कोड मैट्रिक। यानी कि बात एक ही है कि लड़का तो भाई हुआ ही है, पुत्र है और लड़का हुआ, बेटा हुआ है, ये बात तो एक ही है ना, लेकिन बोलने के बोलेंगे कई तरह से। ये क्या होता है, हमारा कोड मैट्रिक होता है। लेकिन क्वेश्चन में किसको पूछ रहा था, कोड मिश्रण की बात कर रहा था, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को समूह में करने वाली बहुत सी गतिविधियां करवाती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजना, रोल प्ले आदि सहपाठियों के साथ। इस तरह की गतिविधियों की अनुशंसा किसके द्वारा की गई। क्या कह रही है कि एक अध्यापिका अपने सहपाठियों को समूह में करने वाली गतिविधियां करवाती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजना, रोल प्ले आदि सहपाठियों के साथ। इस तरह की गतिविधियां की अनुशंसा किसके द्वारा की गई है, इस तरह की गतिविधियां किसने बताई हैं, ये बता रहा है क्वेश्चन हमारा कि क्या बता रहा है कि क्या कैसी गतिविधियां हैं, समूह चर्चा है, समूह परियोजना है, रोल प्ले है और सहपाठी के साथ सीखना है। तो ये सब किसने अनुशंसा की है। ऑप्शन ए कहता है कि स्किनर। तो स्किनर क्या थे, व्यवहारवादी थे। ये क्या कहते थे कि टीचर को महत्व ज़्यादा देते थे, बच्चे को इन्होंने इतना महत्व नहीं दिया। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि चमोस्की। तो चमोस्की के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चमोस्की ने क्या बताया है, भाषा अर्जन यंत्र बताया है। कौन सा अर्जन बताया है, भाषा अर्जन यंत्र। उन्होंने क्या बताया है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। और उन्होंने एक यंत्र भी बताया था, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, पिछली वीडियो में बताया था, एलएडी। कौन सा यंत्र बताया था उन्होंने, एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। चॉम्स्की ने क्या बताया है, भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात करते हैं उन्होंने। और उन्होंने जो यंत्र बताया तो इसके अंदर क्या बताया है कि मानव मस्तिष्क में भाषा अर्जन की जो आंतरिक क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। उसमें तो कह रहा है कि चर्चा और परियोजना और रोल प्ले की बात हो रही है। ऑप्शन सी कहता है कि लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी कि बच्चा जहाँ पर समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, समूह में सीखता है, कोऑपरेटिव लर्निंग की वो बात करते हैं, सहयोगात्मक
की बात करते हैं, सहपाठियों यानी कि पीयर ग्रुप की बात करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? समूह चर्चा, समूह परियोजना और सहपाठियों के साथ बच्चा जहाँ पर सीखता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? ले वाइगोस्की की। और पियाजे क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। तो पियाजे ने चिंतन को महत्वपूर्ण माना। विकास की क्या बताई हैं? अवस्थाएं बताई हैं। ये बच्चा इस स्टेज में ये सीखता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी? किसकी बात हो रही थी? ले वाइगोस्की की। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भाषा में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भाषा में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। बहुभाषावाद क्या होता है? जहाँ पर एक जगह पर जहाँ पर एक से अधिक भाषाएं बोली जा रही हों। तो कह रहा है कि अध्यापक को समझना क्या जरूरी है। तो ऑप्शन ए कहता है कि संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा सही है कि क्या होता है? कम्युनिकेशन से कनेक्शन बनते हैं ना, समाज से क्या होते हैं? कनेक्शन बनता है, बढ़ जाता है। कि जब हम आपस में बातचीत करेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा भाई, समाज से क्या होगा? कनेक्शन हमारा बढ़ेगा। तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए। तो किसी की भाषा को किसी में मिलाना नहीं चाहिए, ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति की। ऑप्शन सी कहता है कि विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। तो सब विविधता समाज क्या है? विविधता है, और एक नीति एक ही एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी क्यों होनी चाहिए भाई? अलग अलग होनी चाहिए, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। ऑप्शन डी कहता है कि भाषा अस्मिता और संस्कृति से भिन्न भिन्न में अस्तित्व रखती है, यानी कि भाषा अस्मिता से और अस्मिता संस्कृति से भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि भिन्न भिन्न अस्तित्व नहीं रखती। भाषा अस्मिता और अस्मिता संस्कृति से जुड़ी है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हैं, अलग नहीं है। यहाँ पे भिन्न होने की बात करता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों को जरूरत है कि वे विचार बिंदुओं पर मानस मंथन करें, आयोजित करें, प्रारूपण तैयार करें, संपादन करें और अपने कार्य को दोहराएं। यह प्रक्रिया किससे संबंधित है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि विद्यार्थियों को जरूरत है कि वे विचार बिंदुओं पर मानस मंथन करें, आयोजित करें, प्रारूप तैयार करें, संपादन करें और अपने काम को दोहराएं। यह प्रक्रिया किससे संबंधित है? क्या करना है कि विचारों का मानस मंथन करना है, प्रारूपण तैयार करना है, संपादन करना है और अपने काम को जो काम किया है उसको दोहराना है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? तो ये हमारा कौन सा कौशल होगा? लेखन कौशल। कौन सा कौशल होगा? लेखन कौशल। अब हम लेखन कौशल को जो प्रक्रिया है वो देखते हैं। तो लेखन कौशल को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा लेखन उत्पाद उपागम और एक लेखन प्रक्रिया उपागम। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो लेखन प्रक्रिया उपागम की बात कर रहा था। तो उसमें कह रहा था कि पहले क्या करेंगे? मानस मंथन करेंगे, यानी कि किसी समस्या पर विचार विमर्श करेंगे। फिर उसके बाद रूपरेखा बनाएंगे, ये फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्रारूपण तैयार करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे उसका। फिर उसकी क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे। भाई जो हमने बनाया है डाटा वो क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि उसका रिवीजन करेंगे कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग करेंगे। तो प्रूफ रीडिंग का हमने क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि जब हम किसी फाइनल प्रिंट को निकलवाने से पहले उसके पहले हम करते हैं, उसको चेक करते हैं कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। मात्राओं और शब्दों को ध्यान में रखा जाता है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो गई है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? अंतिम प्रारूप यानी कि लास्ट में उसको फाइनल कर देते हैं। तो यही प्रक्रिया वो क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो ये किसकी है? लेखन प्रक्रिया उपागम की। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या किया उसने? विचार बिंदु पर मानस मंथन किया, विचार किया, फिर उसका प्रारूप तैयार किया, संपादन किया, काम को दोहराया। ये कौन सा कौशल है हमारा? लेखन कौशल, प्रक्रिया उपागम।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक साक्षरता का संकेत नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक साक्षरता का संकेत नहीं है, यानी कि नेगेटिव वो पूछ रहा है। आरंभिक साक्षरता क्या होती है? यानी कि स्कूल जाने से पहले की साक्षरता। तो स्कूल जाने से पहले की साक्षरता तो हम अपने घर में सीखते हैं ना, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, जो हम परिवार से सीखते हैं। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि उसमें से कौन सा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए कहता है कि बच्चों ने यह जान लिया कि दाएं से बाएं की ओर पढ़ा जाता है। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि परिवार में भाई बता घर वाले बताते हैं ना हम लोग घर में कि बेटा दाएं से बाएं की ओर पढ़ते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है, लेकिन पूछा नेगेटिव है। ऑप्शन बी कहता है कि यह सही तरीके से पढ़ते हैं। तो सही तरीके से तो हम केवल स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि बच्चे ने यह जान लिया कि अच्छा लिखने का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी डी कहता है कि बच्चे उद्देश्य के साथ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है कि बच्चे घर में क्या होते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं करते हैं, जिसको किरम काटी बोलते हैं, दीवालों पे घर में बनाते रहते हैं। तो ये सब क्या है, आरंभिक साक्षरता है। पूछ क्या रहा था कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पढ़ने का सही तरीका केवल स्कूल में होता है। नेगेटिव जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाएगा? क्या कह रहा है कि भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाएगा? तो इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे स्वर लय होता है, ये सब क्या होता है, हमारा छंद शस्त्र होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक अध्यापिका शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उसके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियां के बारे में समझ बनाती है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही है? क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि एक अध्यापिका शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल और उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही है? अध्यापिका क्या करती है कि वाचन कौशल और उच्चारण को सुधारने के लिए वो क्या करती है, फीडबैक करती है। सप्ताह में कितनी बार? एक बार करती है। और वो क्या कर रही है कि बच्चों के जो वाचन कौशल है, उच्चारण को सुधारने की वो कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा कि उसमें जो गलतियां आ रही हैं उनके बोलने और उच्चारण में, उनको क्या करने, सुधारने के लिए वो सप्ताह में एक बार फीडबैक लेती है। तो ऑप्शन ए कहता है कि त्रुटियां विश्लेषण। तो त्रुटियों की तो बात नहीं हो रही, ऑप्शन फीडबैक की बात हो रही है ना। ऑप्शन बी कहता है उदाहरण के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण। तो ये भी नहीं उदाहरण। ऑप्शन सी कहता है प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक क्या कर रही है वो, एक ये जो सप्ताह में एक बार जो ये करती है, तो वो क्या करती है, फीडबैक करती है। यानी कि यहाँ पे वो देखती है कि बच्चे कौन सी गलतियां कर रहे हैं, और जो गलतियां, जो कमियां होंगी बच्चे में, वो क्या करेगी, उनको सुधारेगी। तो इसीलिए वो फीडबैक का काम करती है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। आपके लिए कौन सा सहायक है? क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। आपके लिए कौन सा सहायक है? कैसे आकलन करना है? ऑब्जेक्टिव आकलन करना है। तो कौन सा सहायक है? तो ऑप्शन ए कहता है लिखित। तो लिखित की परीक्षा की कोई बात नहीं हो रही, ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। ऑप्शन बी कहता है प्रदत्त कार्य। तो गृह कार्य की भी बात नहीं हो रही, निबंध लेखन की भी बात नहीं हो रही। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? रूब्रिक की। तो रूब्रिक क्या होता है? स्कोरिंग मार्गदर्शिका। हमने आपको कई बार बताया है कि रूब्रिक क्या होती है, स्कोरिंग मार्गदर्शिका, जो आकलन करने में हेल्प करती है। तो स्कोरिंग मार्गदर्शिका कैसी होती है? जैसे कि ये
बनी है। तो अगर बच्चे ने उस चीज़ को अचीव कर लिया है तो हम टिक का निशान लगाते हैं, नहीं कर पाया तो क्रॉस का निशान लगाते हैं। तो ये क्या होती है हमारी स्कोरिंग मार्गदर्शिका। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? रूब्रिक बोलते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की विशिष्ट कार्यों से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है? यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा परीक्षण विद्यार्थी की विशिष्ट कार्य से संबंधित, यानी कि आप यहाँ पे बात हो रही है कि कितना आप अच्छा कर पा रहे हो, उससे संबंधित उपलब्धि का मापन हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो आप उपलब्धि कर पा रहे हो उसका मापन हो रहा है कि कितना आप अचीव कर पा रहे हो। उपलब्धि मतलब कर पा रहे हो, लेकिन बाद में जब एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी तो आप कितना कर पाओगे, कितनी उपलब्धि आप कर पाओगे, उसी का मापन यहाँ पर हो रहा है। यानी कि निपुणता का उसकी मापन, कितने आप निपुण हो, कितना अच्छा कर पा रहे हो। तो ऑप्शन ए कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं हो रहा। ऑप्शन बी कहता है सक्षमता परीक्षण भी नहीं हो रहा। ऑप्शन सी जो है वो क्या कहता है निपुणता परीक्षण। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वहाँ पे किस परीक्षण की बात हो रही है? निपुणता परीक्षण, यानी कि कितना आपने अचीव किया है, कितना आप उसमें निपुण हो। और बाद में इस्तेमाल कब होगा? जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निपुणता परीक्षण की बात हो रही थी, कितना आप निपुण हो अपने कार्य में। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अर्थ क्रियात्मकता डैश की ओर संकेत करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि अर्थ क्रियात्मकता डैश की ओर संकेत करता है। तो अर्थ क्रियात्मकता यानी कि उपयोगितावाद की बात हो रही है। उपयोगितावाद मतलब क्या होता है कि जैसा संदर्भ वैसी भाषा का यूज करना, यानी कि समाज में जैसा संदर्भ है मतलब आसपास का आपका वैसी ही भाषा आपको यूज करनी, जैसा वातावरण वैसी स्थिति जैसी है वैसा ही आपको भाषा यूज करनी है। ऑप्शन ए कहता है कि भाषा के सामाजिक नियम, तो ये तो हमारा करेक्ट हो सकता है कि भाषा के कैसे नियम हो सामाजिक, यानी कि जो समाज ने नियम बनाए हैं। ऑप्शन बी कहता है विद्यालय, तो विद्यालय की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन सी भी कहता है विद्यालय की, और ऑप्शन डी कहता है शैक्षणिक भाषा। सो शैक्षणिक भाषा तो एकेडमिक भाषा होती है ना, जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? अर्थ क्रियात्मकता यानी या उपयोगितावाद की बात हो रही थी कि उपयोगितावाद क्या कहलाता है? जैसा संदर्भ हो वैसी भाषा का यूज करना। तो ये ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के सामाजिक नियम, जो समाज ने नियम बनाए हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है? निगेटिव की वो बात कर रहा है। तो व्याकरण पढ़ाने का यानी कि बच्चों को क्या करना है? ग्रामर पढ़ानी है। तो कौन सा तरीका सही नहीं होगा? तो प्राथमिक स्तर पर जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो पहले एग्जाम्पल बताते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? नियम बताते हैं। यही तो है ना प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का तरीका। और उसमें क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ये कहता है कि उचित संप्रेषण द्वारा नियम संप्रेषित करना। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे को क्या करके कम्युनिकेशन के द्वारा बातचीत करके आप उसको क्या करोगे? नियम समझा दोगे। ऑप्शन बी कहता है कि संदर्भ व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। तो बच्चे के जो जीवन मतलब बच्चे की जो संदर्भ से जो व्याकरण जुड़ी हो उसके नियम प्रस्तुत करना। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण सिखाना। तो नियम याद करने की तो बात होती नहीं है, एनसीएफ हमारा मना करता है नियम अभ्यास ड्रिल ये सब। ऑप्शन डी कहता है कि वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण द्वारा अभ्यास के नियम बताना। तो बच्चे के जो वास्तविक जीवन से जो जुड़ा है नियम, जीवन से जुड़े जो संप्रेषण है यानी कि कम्युनिकेशन है, उनके द्वारा अभ्यास करके नियम बताना, यानी कि बच्चे के जीवन से जो चीज़ें जुड़ी हैं उनसे जोड़कर नियम को बताना। तो ये भी हमारा करेक्ट है। पूछा क्या था? निगेटिव, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही है क्योंकि निगेटिव ही वो पूछ रहा था।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या कह रहा है कि यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है। यानी कि क्या कह रहा है कि आप बच्चे को नया पाठ पढ़ाने जा रहे हो तो उसके पहले जो विद्यार्थी की मनोरंजन और जो जुड़ी जो गतिविधियां हैं उनको आपको शामिल करना है तो क्या उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन ए कहता है कि का ध्यान हटाना, तो ध्यान हटाने की बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ पुस्तक करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, तो अनुशासन की भी बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है कि कार्यभार को कम करना, तो कार्यभार को कम करने की बात नहीं हो रही। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यार्थियों में प्रोत्साहित और उत्साह का संचार करना, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को क्या है, जब हम लेसन प्लान पढ़ाने से पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो वही यहाँ पे बात हो रही थी, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक ने बच्चे को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्या काम दिया कि बच्चे को रेस्टोरेंट से जुड़ी संपदा को परिचित कराने वाला काम दिया, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। यानी कि क्या कह रहा है कि जब बच्चा अपने माता पिता के रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वो क्या करता है, मेनू को देखता है, यानी कि उसको पढ़ता है, तो वहाँ पे उसके नाम दिए होते हैं, जैसे बर्गर इतने का है और रेट भी दिए होते हैं, बर्गर इतने का है, पिज़्ज़ा इतने का है। तो उससे क्या होगा, उसके शब्दों का जो भंडार है वो बढ़ेगा, सब संपदा क्या होगी, बढ़ेगा, उससे परिचित होगा। तो वही यहाँ पे बात हो रही है। यानी कि वहाँ पे बच्चा क्या करेगा, जब बच्चा नए नए शब्दों को सीखता है तो उसका क्या होता है, शब्द संपदा यानी कि शब्दों का भंडार बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षार्थी को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थी को क्या कर रहे हैं, जो कोश विषयक सामग्री है यानी कि जो शब्द संपदा है, जो शब्द का भंडार है, उससे क्या करा रहे हैं, परिचित करा रहे हैं। ऑप्शन बी कहता है व्याकरणिक, तो व्याकरणिक की बात नहीं हो रही, अवकाश के दौरान पाठ्य पुस्तक की भी बात नहीं हो रही, समालोचनात्मक चिंतन की भी बात नहीं हो रही। वहाँ पे तो क्या कह रहा है कि बच्चे को शब्द संपदा से परिचित कराना, शब्दों का बच्चे को ज्ञान कराना है, अपनी समझ यहाँ पर बच्चा बनाएगा, नए नए शब्द बच्चा सीखेगा। तो वो क्या कर रहा है कि कोश विषयक जो सामग्री है उससे वो परिचित करवाना चाहता है। तो ये थे हमारे हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो हिंदी में आज हमने हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।